बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्विकली आपको अपडेट करते हैं। तोशा खाना केस, इमरान खान के ख़िलाफ़ जो फ़ैसला आया था नीचे ट्रायल कोर्ट का, उसके ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने कल एक और दरख्वास्त दी कि चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक इस केस को ना सुने और किसी मुनासिब बेंच को रेफ़र कर दें। लेकिन उसके बावजूद आज चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने उस केस के ऊपर फ़ैसला सुना दिया और जो ट्रायल कोर्ट का फ़ैसला था उसको उन्होंने कलअदम करार देते हुए केस वापस रिमांड किया है ट्रायल कोर्ट को कि आपके फ़ैसले में प्रॉपर तरीके से आपने इसको टेकअप नहीं किया और जो कानूनी और फैक्चुअल क्वेश्चंस थे, जो लीगल और क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट और क्वेश्चंस ऑफ लॉ जिन्हें कहते हैं, उनको प्रॉपरली आपने एड्रेस नहीं किया। आपका जो ऑर्डर है वो स्पीकिंग ऑर्डर नहीं है, लिहाजा आप दोबारा इसको सुने और दोबारा इन हकायक को मद्देनज़र रखते हुए इन हकायक का भी जवाब दें और कानूनी जो सवालात हैं उनका भी जवाब दें और इसको अफ्रेश डिसाइड करें। तो यानी एक तरह से चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने जो फ़ैसला सुनाया है उसमें इमरान खान साहब की ये इस्तदा कि ट्रायल कोर्ट का फ़ैसला जो उनके ख़िलाफ़ आया था, जिसमें ट्रायल कोर्ट ने जो रिस्ट्रिक्शन अज्यूम की थी उनके ख़िलाफ़ के दुरुस्त है कंप्लेंट जो इमरान खान के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आई है, उस फ़ैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कलअदम करार देते हुए केस वापस ट्रायल कोर्ट को भिजवाया है कि इस पर दोबारा समाअत करके दोबारा फ़ैसला करें। अब अपेरेंटली बादियो नज़र में प्राइमा फ़शाए तो ये रिलीफ़ मिला है इमरान खान साहब को, लेकिन इसके ऊपर मैं तफसील से अपनी राय देता हूँ आपको थोड़ी देर में कि जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने जो फ़ैसला तो दे दिया, जो भी दे दिया, तो क्या फ़ैसला दे दिया तो फ़ैसला किस हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं सॉरी इमरान खान साहब के हक़ में जाता है, और दूसरा ये कि ये फ़ैसला मेरी नज़र में कानूनी तौर पे इस तरह से मुनासिब है या नहीं है, इसके ऊपर भी मैं राय देता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं क्विकली आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका बता दूँ। हुआ ये था कि ये जो 6 मेंबरान थे कौमी असम्बली के जिनका ताल्लुक PTI से हट के PDM की जमातों से था, उन्होंने स्पीकर नेशनल असम्बली को एक दरख्वास्त दी थी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कि इनकी जो स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज़ है 2018, 19, 20 और 2021 की, वो दुरुस्त नहीं है। स्पीकर कौमी असम्बली ने वो मामला रेफ़र किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 21 अक्टूबर 2022 को इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई कर दिया, नाअहल करार दे दिया। ना सिर्फ ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको नाअहल करार दिया, बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी रेफ़र कर दी फ़ौजदारी अदालत को, और उसके बाद उस फ़ौजदारी अदालत में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ख़ुद से मुद्दई भी बन गया, कंप्लेनेंट भी बन गया और एक कंप्लेंट भी फ़ाइल कर दी। इमरान खान साहब ने और उनके वकला ने उस फ़ौजदारी अदालत में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कंप्लेंट को चैलेंज किया, लेकिन उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी ट्रायल कोर्ट ने, उस फ़ौजदारी अदालत ने, जिसके ख़िलाफ़ इमरान खान साहब फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए और वो केस फिर चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने सुन के आज उसका फ़ैसला सुनाया। और उन्होंने कहा कि वो जो इमरान खान ने दरख्वास्त दी थी ट्रायल कोर्ट में, उस दरख्वास्त पर जो फ़ैसला ट्रायल कोर्ट ने दिया है और इमरान खान की दरख्वास्त को मुस्तरद किया, वो फ़ैसला कॉम्प्रीहेंसिव नहीं है, वो तमाम कानूनी सवालात को कवर नहीं करता, लिहाजा इसको सुना जाए दोबारा से। तो उन्होंने दो बुनियादें, उन्होंने कहा कि एक तो सवाल ये उठाया था इमरान खान साहब ने कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये कंप्लेंट फ़ाइल की है विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन, यानी कि प्रॉपरली ऑथराइज नहीं थे। विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन जो भी कानूनी रिक्वायरमेंट्स थी उसको पूरा नहीं किया गया और उन्होंने केस फ़ाइल किया, जो कि गलत है। दूसरा, उन्होंने कहा कि ये टाइम बार्ड है, 120 दिन के अंदर कंप्लेंट फ़ाइल हो सकती है, 120 दिन से ऊपर हो जाए तो वो लिमिटेशन ख़त्म हो जाता है उसका और उसके बाद वो टाइम बार्ड हो जाता है, वो केस दोबारा फिर फाइल नहीं किया जा सकता। तो ये दोनों मामलात और इससे मुतल्लिका जुड़े हुए छोटे छोटे कई सवालात, उसकी निशानदही चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने आज का जो तकरीबन 8 सफ़ात पर मुश्तमिल उनका फ़ैसला है उसमें उन्होंने की है, और मुख्तलिफ़ क्वेश्चंस ऑफ लॉ और क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट उन्होंने उसके अंदर लिखे और उसके बाद मामला वापस रिमांड कर दिया है ट्रायल कोर्ट को कि आप इन सारी बातों के जवाब दें और एक कॉम्प्रीहेंसिव मुदल्लल जामे फ़ैसला सुनाएं, और उसके बाद फिर हम देखेंगे दोबारा अगर कोई उसको चैलेंज करेगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो फिर हम देखेंगे। अब अपेरेंटली चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब एक तो ये कर सकते थे जो उन्होंने कर दिया, वापस रिमांड कर दिया। दूसरा, वो ये कर सकते थे
कि जो उन्होंने बातें लिखी हैं कि जी ये बातों के जवाब ट्रायल कोर्ट ने नहीं दिए, वो डायरेक्टली ख़ुद भी फैसला करते हुए उन बातों के जवाबात की निशानदही करते हुए अपनी फाइंडिंग दे सकते थे कि जो इमरान खान के वकला के आर्गूमेंट्स हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑथराइज नहीं था, तो अगर वो नहीं था और अगर वो टाइम बार्ड था तो ये केस बनता नहीं है, इमरान खान के ख़िलाफ़ ये कंप्लेंट बनती नहीं है। वो ये भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। उन्होंने कहा कि इन पॉइंट्स पर ट्रायल कोर्ट अपनी फाइंडिंग दे, फिर वो जो भी फाइंडिंग होगी कानूनी तौर पर, अगर वो दोबारा हाई कोर्ट में चैलेंज होगी तो अफ्रेश हाई कोर्ट उसके ऊपर दोबारा से समाअत करके उसको डिसाइड करेगा। यानी कि ये नहीं कहा चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कि इमरान खान का जो मौक़िफ़ है कानूनी तौर पर वो दुरुस्त है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऑथराइज नहीं था या ये टाइम बार्ड था, लिहाजा ये प्रोसीडिंग्स इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं हो सकती। उन्होंने कहा है कि ये जो इमरान खान का मौक़िफ़ है, इस मौक़िफ़ को ट्रायल कोर्ट ने डिस्कस ही नहीं किया, तो इसको कानूनी तौर पे डिटेल में तफसीली तौर पे डिस्कस करे और अपनी फाइंडिंग दे कि इमरान खान का मौक़िफ़ दुरुस्त है या गलत है। फिर अगर वो कहेंगे दुरुस्त है तो भी देखा जाएगा, अगर कहेंगे कि गलत है तो भी देखा जाएगा, और जो भी फैसला ट्रायल कोर्ट दोबारा देगा उसके खिलाफ अगर कोई पार्टी दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट आएगी तो फिर मेरिट्स पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसको दोबारा देखेगी। तो यानी कि अभी तक के लिए सिचुएशन इज़ बैक टू स्क्वायर वन, यानी कि ये वो कोई इमरान खान साहब की विक्ट्री नहीं हुई है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने या चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने उनके हक़ में फ़ैसला सुना दिया। हाँ, इस हद तक ज़रूर हक़ में है कि वो जो ऑर्डर चैलेंज हुआ था ट्रायल कोर्ट का, उसको कलअदम करार दे दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, लेकिन वो जिस ग्राउंड्स पे दिया है और उनको दोबारा फैसला करने का फ्रेश का है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो अब ये मामला दोबारा ज़ीरो से शुरू होगा, ट्रायल कोर्ट दोबारा सुनेगा, और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अब गाइडलाइंस हैं और सवालात बाकायदा तौर पर मुरतब कर दिए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, उन सवालात के जवाब वन बाय वन अब तो ट्रायल कोर्ट के जज साहब देंगे ही देंगे, क्योंकि ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से चीफ जस्टिस की तरफ से अब वो डिमांड आई है, तो अब तो वो बड़ी तफसील से फ़ैसला लिखेंगे। और हो सकता है कि अभी भी वो फ़ैसला इमरान खान के ख़िलाफ़ ही लिखें और कहें कि इमरान खान का मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है, और फिर दोबारा इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाना पड़े। तो ये सिचुएशन है फैक्चुअल, मैंने कहा कि मैं आपको बता दूं, क्योंकि मीडिया में रिपोर्ट हो रहा था कि उन्होंने रिलीफ दिया है और वो कलअदम करार दे दिया है। तो कलअदम तो करार दे दिया है, लेकिन उसका जो इफ़ेक्ट है या उसका जो नतीजा है कानूनी तौर पर, उससे मैंने आपको आगाह कर दिया है कि वो क्या है। हैविंग सेड दैट, आई वुड ऑल्सो लाइक टू कॉमेंट कि जो एप्लीकेशन थी चीफ जस्टिस आमिर फारूक के हवाले से इमरान खान साहब के वकील की कि जी आप ना सुने, उसके बावजूद उन्होंने सुना है, तो ये उनका ज़ाती तौर पे फ़ैसला था। लेकिन मेरी कल भी राय ये थी, मेरी आज भी राय ये है कि जो भी उन्होंने फ़ैसला दिया है उससे बालातर, उससे मुबर्रा होकर मैं ये कह रहा हूँ कि मुनासिब यही होता कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब खुद इसको ना सुनते और किसी मुनासिब बेंच के सामने इसको रेफ़र कर देते, क्योंकि जैसा कि मैंने कल कहा था वही मैं आज कहूँगा कि इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए बल्कि होते हुए नज़र आना चाहिए। तो अगर किसी पार्टी ने कह दिया कि हमें आप पर एतमाद नहीं है, तो बेहतर है आपकी अपनी जो इंटेग्रिटी है वो भी ज़ाहिरी बात है मुतनाज़ा हो सकती है जब कोई इस तरह से कह दे, तो बेहतर होता है कि आप उसमें फिर ख़ुद फ़ैसला ना करें और आप कहें कि अगर आपको मेरे ऊपर एतमाद नहीं है तो मैं केस सुनता नहीं, आप मेरिट्स पे इंसाफ के मुताबिक दूसरे जज को रेफ़र करते हो, आप इसके ऊपर फ़ैसला करवा लें उनसे। तो वो अगर हो जाता तो मेरे हिसाब से वो आइडियल सिचुएशन थी, लेकिन बहरहाल जो हुआ है वो मैंने आपको बता दिया। तो एक तो ये सिचुएशन है जो, और इमरान खान साहब इस वक्त भी इस्लामाबाद में हैं, इमरान खान साहब के मुतअद्दिद केसेस लगे हुए हैं, जुडिशल कॉम्प्लेक्स उन्होंने पेश होना था वो हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में लतीफ़ खोसा साहब वो जो कोयटा वाला कत्ल का केस है उसके हवाले से पिटिशन एक डाली हुई उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, वो एक अलग मामला है। नैब में इस वक्त वो बुशरा बीबी के साथ पेश हो चुके हैं जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और जो ख़बर है वो ये है कि दोनों मियाँ बीवी अपने साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर गए हैं नैब को दिखाने के लिए, उनके तफ्तीशी को दिखाने के लिए। तो इमरान खान तो जो कर सकते हैं कानूनी तौर पे अपनी सफाई देने के लिए वो कर रहे हैं, और बावजूद इसके कि वो बारहा कह चुके हैं कि उनके ख़िलाफ़ जो केसेस हैं वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का नतीजा है, बावजूद इसके कि वो मानते हैं कि ये केसेस बोगस हैं, दुरुस्त नहीं हैं और उनको सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है या उनको दीवार से लगाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद किसी भी सतह पे अभी तक इमरान खान ने ऐसा नहीं किया कि उन्होंने प्रोसीडिंग्स का बॉयकॉट कर दिया हो, चाहे वो नैब की इन्वेस्टिगेशन ही क्यों ना। अदालत तो बहुत बड़ी बात है ना जी, नैब की इन्वेस्टिगेशन
उसमें भी वो डॉक्यूमेंट्स ले कर पेश हो रहे हैं और अपनी सफाई दे रहे हैं कानूनी एतबार से कि मेरा इसके अंदर गिल्ट नहीं है और ये मामलात हैं। तो जो भी वो कर सकते हैं कानूनी तौर पे, जो उन्हें पॉसिबली वो कर सकते हैं, वो तमाम ऑप्शंस जो हैं वो अवेल कर रहे हैं, वो हुज्जत तमाम कर रहे हैं, जितना भी वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। अच्छा, एक तो ये चीज़। दूसरा मैं क्विकली आपसे अर्ज़ करूं कि जो एक इशू जिस पर मैं कल भी बात करना चाहता था, वो सेहत कार्ड जो इमरान खान के दौरे हुकूमत में आया था, उस हवाले से निगरान वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि सेहत सहूलत कार्ड का नाम बदलता रहा, लोग इस कार्ड पर अरबपति बन गए और इतने स्टंट डाले गए कि मुल्क से स्टंट ख़त्म हो गए। अच्छा जी, उनके साथ बैठे हुए थे आमिर मीर साहब और उन्होंने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आमिर मीर ने कहा है कि सेहत कार्ड स्कीम नवाज शरीफ के दौर 2015 में गरीबों के लिए थी। इस दौर में हेल्थ कार्ड पर ऑपरेशन के लिए 3 लाख हद रखी गई थी। फिर ये भी कहा गया कि साबिक हुकूमत ने हेल्थ कार्ड पर 400 अरब रुपए मुख्तस किए। एक माफिया बना, प्राइवेट हस्पतालों के साथ कमीशन तय हुए, धड़ाधड़ मरीज़ों को प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ऑपरेशन के लिए भेजा गया और खूब पैसा कमाया गया। अच्छा, अब मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ, इसमें बात यह है कि जो इमरान खान का इनिशिएटिव सेहत कार्ड के हवाले से था ना, अगर मैं किसी इमरान खान के 3.5 पौने 4 साल दौरे हुकूमत में उनके चंद वो स्टेप्स जिनको मैं बड़ी अच्छा रैंक करता हूँ और जिनको मैं दाद देता हूँ, उनमें से एक सेहत कार्ड है। क्योंकि ये इतना बड़ा इनकलाब था सेहत कार्ड वाला कि आप यकीन करें कि हमने तो सरकारी अस्पतालों में, अब हमें भी अरसा दराज हो गया ये ग्रास रूट लेवल पे सिचुएशन को कवर करते हुए, और हमने सरकारी अस्पतालों में गरीब आदमी को तो छोड़ दें, मज़दूर किसान की बात नहीं मैं कर रहा, लो मिडिल क्लास की बात भी नहीं कर रहा, मैं मिडिल क्लास की आपसे बात कर रहा हूँ कि इस मुल्क में सेहत की सहूलियात इतनी महंगी हैं कि मिडिल क्लास भी प्राइवेट हॉस्पिटल में अफोर्ड नहीं करता मेयारी इलाज कराना। और मुफ्त इलाज अगर उसको कहीं पर सरकारी अस्पताल में मिलता है तो उसकी जो हालत है वो आपके सामने है। लैक ऑफ फैसिलिटी है, ऑपरेशन थिएटर्स प्रॉपर उस तरह से नहीं है, एक एक बेड पे 2-2 मरीज़ रखे हुए हैं, कोई जो अटेंडेंट्स हैं उनके लिए कोई बंदोबस्त किसी किस्म का नहीं है। और सरकारी अस्पतालों की कौन सी स्टोरी नहीं है, ऑपरेशन थिएटर्स में बिल्लियाँ तक तो वो वीडियोस बन के सामने आई हैं कि उधर मरीज़ को सर्जरी हो रही है और उधर से बिल्ली जो है वो ऑपरेशन थिएटर में जंप लगा के, ऐसी वीडियोस आई। तो सेहत कार्ड वो इनकलाब था जिसके बाद एक गरीब आदमी, एक मिडिल क्लास, एक लो मिडिल क्लास आदमी अपना आईडी कार्ड की बुनियाद पे किसी भी टॉप के प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिल होता था और अपना इलाज करवाता था 10 लाख रुपए तक। ये इतनी बड़ी नेमत थी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, आम आवाम के लिए, कि पहली बार उनको एहसास हुआ अच्छा ये होती है फलाही रियासत। अब उसमें अगर डॉक्टर जावेद अकरम साहब ये कहते हैं कि लोग जो हैं वो अरबपति बने हैं, तो हो सकता है कि इस स्कीम में फ्रॉड हुआ हो, करप्शन हुई हो, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि जो आइडिया था या जो स्कीम थी वो गलत थी या सेहत कार्ड होना नहीं चाहिए। लोगों को आइन में लिखा हुआ है सेहत की सहूलियात रियासत फराहम करे, तो अगर वो सहूलियात फराहम करने की कोशिश में कहीं पर कोई फ्रॉड या करप्ट प्रैक्टिस हुई है तो उस करप्ट प्रैक्टिस को आइडेंटिफाई करें, उन करप्ट लोगों को पकड़ें, उनको सजा दें। ये मतलब नहीं है कि आप सेहत कार्ड बंद कर दें, ये कहाँ का मंतक है। आप कहते हैं कि इतने स्टेंट डाले गए हैं कि मुल्क से स्टेंट खत्म हो गए, ये भी लॉजिक मुझे समझ नहीं आया। अगर कुछ लोगों ने कोई जाली स्टेंट डलवाए हैं, मिसाल के तौर पे वो ऑन पेपर स्टेंट डलवा दिए और वो पैसे ले लिए हैं उसके, तो आइडेंटिफाई करें ना, निकालें, और उसके अंदर जो डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं सरकारी अस्पतालों के, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के, जो एमएस इन्वॉल्व हैं, पकड़े उनको, उनकी अकाउंटेबिलिटी करें। ये क्या बात हुई कि एक गरीब आदमी, मैंने तो खुद अपनी आंखों से देखा हुआ है कि गरीब आदमी मेरे पास आता था और मुझे कहता था हार्ट का प्रॉब्लम है, एको एक बेसिक टेस्ट है हार्ट का, वो करवाना है, उसको 8 महीने की डेट मिल रही है पंजाब कार्डियोलॉजी में, और उससे पहले अल्लाह माफ़ करे अगर उसका सीरियस प्रॉब्लम है उसकी तो डेथ हो सकती है, हार्ट अटैक। 8 महीने तक एको तक तो होता नहीं था, ठीक है। तो फिर सेहत कार्ड क्यों ना लॉन्च होता, और सेहत कार्ड अगर लॉन्च हुआ है और उसके लॉन्च के बाद उसके अंदर कोई करप्शन हुई है तो उन करप्ट अनासर को पकड़ के सजा दें। और आप कहते हैं डॉक्टर साहब कि जी सी सेक्शंस हुए हैं बहुत ज़्यादा। पहली बात तो है कि सेहत कार्ड से पहले
इस मुल्क में मुतअद्दिद मीडिया प्रोग्राम्स कर चुका हुआ है कि जी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो नॉर्मल डिलीवरी का केस होता है तो उस पर भी डॉक्टर सी सेक्शन कर देते हैं, यानी कि सिर्फ पैसे बनाने के लिए। तो ये करप्ट प्रैक्टिस या मेल प्रैक्टिस तो सेहत कार्ड से पहले भी एग्जिस्ट करती है और सेहत कार्ड के होते हुए भी एग्जिस्ट करती थी और सेहत कार्ड के बाद भी एग्जिस्ट करेगी। अगर आपको ये लगता है कि सेहत कार्ड खत्म कर देने से ये करप्शन खत्म हो जाएगी, तो इस करप्शन का सेहत कार्ड से ताल्लुक नहीं है। इस करप्शन का उस फरसूदा करप्ट निजाम से और माफिया से ताल्लुक है जो 75 साल से पाकिस्तान की जड़ों में बैठा हुआ है। तो अगर आपने करप्शन खत्म करनी है तो उसके लिए करप्शन को टारगेट करें, अच्छे प्रोग्राम्स को ना बंद करें सेहत कार्ड की तरह के। अब ये कहा गया, इन्होंने कहा कि ये जो सेहत कार्ड है ये नवाज शरीफ साहब के दौर में, तो एक तरफ तो वो सेहत कार्ड कहते हैं कि नवाज शरीफ के दौर में, तो यानी कि फिर सेहत कार्ड तो अच्छी चीज़ है। अगर नवाज शरीफ साहब भी, एक तरफ तो आप ये पहले माइंड मेकअप करें कि आप सेहत कार्ड के खिलाफ हैं या सेहत कार्ड स्कीम में होने वाली करप्शन के खिलाफ हैं। सो एक तरफ अगर आप नवाज शरीफ की तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने भी सेहत कार्ड लॉन्च किया था और असल इनिशिएटिव उनका था और 3 लाख उसकी लिमिट होती थी, तो फिर सेहत कार्ड तो गलत नहीं है ना। उस लिमिट को इमरान खान अगर 3 लाख से 10 लाख पे लेके गया तो उसने तो फिर अच्छा ही काम किया। तो उस चीज को तो आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। फिर आप करप्शन को क्रिटिसाइज करें। और दूसरा ये कि आप ये फरमा रहे हैं कि जूनियर डॉक्टर्स ने प्राइवेट अस्पतालों में ऑपरेशन किए 50%। हाँ ठीक है, ये भी बिल्कुल इसके ऊपर भी आप करें, इसको चेक करें। और दूसरा अब ये बताया जा रहा है इनकी तरफ से, उन्होंने कहा कि ये अब जो कार्ड प्रोग्राम है ना जी, उन्होंने कहा कि हम इसको बंद नहीं कर रहे हैं, अच्छा मस्बत कदम था, इसे बंद नहीं किया जा रहा, अब सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और सोशल वेलफेयर से रजिस्टर्ड गरीब अफराद सेहत की सहूलत हासिल कर सकेंगे। मुझे इसके ऊपर एतराज़ है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कितने पैसे मिलते थे? मुझे तो लास्ट टाइम याद है 2000 रुपया महीने का मिलता था। अब मुझे आप बताएं कि यहाँ पे कौन सा सफ़ेद पोश आदमी है, अब कितने हो गए हैं ये मैं कंफर्म करके आप लोगों को बता दूंगा। 2000 ही हैं, 2000 से ऊपर कोई 4-5 हज़ार पे चला गया, मुझे कंफर्म नहीं है, मैं चेक कर लूँगा, आपको बता दूंगा। लेकिन आप मुझे बताएं कि जो सफ़ेद पोश आदमी है हमारे माशरे में, वो तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फ़ंड के लिए 2000 रुपया महीना लेने के लिए लाइन में नहीं लगता, ना वो लग सकता है, ना उसकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट उसको इजाज़त देती है कि वो लाइन में लगे 2000 रुपये के लिए। इसका मतलब यह है कि वो ज़रूरतमंद नहीं है या वो डिज़र्विंग नहीं है। जो बंदा 2000 रुपये के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फ़ंड की लाइन में नहीं लग सकता, तो ये क्या पैमाना है कि वो 10 लाख रुपए का इलाज करा सकता है? यू नीड टू थिंक वाइजली वाइल मेकिंग पॉलिसीज। सेहत कार्ड का कमाल ही ये था कि उसमें सिर्फ गरीब जो द लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी, उसको तो वो टारगेट करता ही करता था, लेकिन वो लो मिडिल क्लास को भी टारगेट करता था, वो मिडिल क्लास को भी टारगेट करता था। और मिडिल क्लास तक प्रॉब्लम है लोगों का इलाज कराने का। मैं कई लोगों को जानता हूं, बड़े अच्छे रिस्पेक्टेबल फैमिलीज हैं, रिस्पेक्टेबल जॉब्स हैं, लेकिन उसके बावजूद बाप के लिए, माँ के लिए ऑपरेशन करवाना है, लाखों रुपया लगना है, पैसे नहीं है, तो सेहत कार्ड उनको भी टारगेट करता था। तो आपने उन लोगों को अगर निकाल दिया उस कैटेगरी से, तो आप ये तो ना कहें कि सेहत कार्ड अभी भी चालू है इमरान खान वाला, वो चालू नहीं है, वो आपने खत्म कर दिया है। फिर अब आपने वापस उसको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो बेनिफिशरीज हैं उनसे मुंसलिक कर दिया, विच इज द लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट स्ट्रेटा। उन बेचारों के पास तो खाने के लिए रोटी भी नहीं होती है। लेकिन यहां पे मैं आपसे बात कर रहा हूं, ऐसा तबका बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है जो बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त करता है, लेकिन इलाज के पैसे फिर भी नहीं होते हैं। उनको आपने बाहर निकाल दिया इसमें से, तो ये बड़ा गलत कदम है। और खास तौर पे ये केयर टेकर सेटअप जो कर रहा है, ये कैसे कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, ये किस कानूनी हैसियत से कर रहा है, किस आईनी हैसियत से कर रहा है, इसका कोई जवाब देता ही नहीं है। मतलब कि ये तो इलेक्शन के अलावा और कोई काम नहीं कर सकते। तो ये तो क्या कमाल ऐलानात करते हैं, कभी तनख्वाहों में इतना इजाफा, पेंशन में इतना इजाफा, सेहत कार्ड बंद। यू डू नॉट हैव द मैंडेट टू डू ऑल ऑफ दिस, बट स्टिल इट इज बीइंग डन एंड इट इज नॉट बीइंग स्टॉप्ड बाय एनीवन। क्या सिस्टम है इस मुल्क में, मतलब कि मैं हैरान होता हूँ। हालांकि अब हैरानगी होनी तो नहीं चाहिए मुझे, लेकिन मेरे जैसे लोग जो
आइडियलिस्टिक होते हैं, रियलिस्टिक आइडियलिस्ट होते हैं, जो बेहतरी चाहते हैं, जो चाहते हैं कि चीज़ें बेहतर हो, निज़ाम बेहतर हो, सिस्टम चले, लोगों का लाइफस्टाइल बेहतर हो, वो हैरान होते भी रहेंगे और उसका इजहार भी करते रहेंगे और अपने व्यूअर तक पहुंचाते भी रहेंगे। बहुत शुक्रिया वीलॉग देखने के लिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।